हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस बाय गोस्वामी ईश्वरचंद। आज दोस्तों मैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो क्लास 10th का है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप या यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर के मैं आया हूँ। यह चैप्टर किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपका बिहार गवर्नमेंट का जो टीचर्स का एग्ज़ाम है या किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इतिहास का यह प्राण समझ लीजिए, यह पहला चैप्टर है। निश्चित रूप से यह चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव को समझेंगे तो यह चैप्टर बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अब इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, मतलब द राइज ऑफ नेशनलिज्म, चाहे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इसे। इसके पहले मैं आपको एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक चैप्टर का जो थीम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, थीम जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, मेरे तैयारी के साथ साथ आपके साथ पास भी पहुँचे, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट है बीपीएससी हाई स्कूल टीचर्स का। आप भी हैं, हाई स्कूल हो चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे पीजीटी मतलब हायर सेकेंडरी हो, +2 वाला हो, कोई भी एग्ज़ाम शिक्षक के लिए इन्हीं से होकर के जाता है, क्वेश्चंस यही सब होते हैं। अतः अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्रतिदिन एक एक चैप्टर का थीम या बहुवैकल्पिक प्रश्नों का जो संकलन है आप तक पहुंचेगा, आप लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को शेयर भी करें, अपने स्टेटस में लगाएं, ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके। हम लोग प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन आंसर व्याख्या के साथ करने जा रहे हैं और इसका लाभ सीधे आपको पहुंचेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए दोस्तों, साथियों, बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरोप। आज इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के ही अंतर्गत आते हैं। तो पहला का राइट ऑप्शन ये हो गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। दोस्तों, इस पर कुछ बातें पहले समझ लेते हैं। वियना कांग्रेस या वियना कॉन्फ्रेंस या वियना समझौता इसको कह सकते हैं। ये वियना कांग्रेस आखिर है कहाँ। तो सबसे पहले आप ऑस्ट्रिया जानते हैं। ऑस्ट्रिया एक देश है, जो ऑस्ट्रिया देश का नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं समझेंगे, ये ऑस्ट्रिया है। और ये ऑस्ट्रिया है आपको यूरोप का ही एक देश है जो पहले बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था। इसी ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। उसी वियना में सन 1815 को एक समझौता हुई जिसको हम कह सकते हैं वियना कांग्रेस। और इसका मेज़बान कौन था, होस्ट था ऑस्ट्रिया का ही चांसलर मेटरनिख। मेटरनिख इसका होस्ट था और मेटरनिख एक प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी समझ सकते हैं। प्रतिक्रियावादी का मतलब वही जो ट्रेडिशनल बातों में विश्वास करता हो, मतलब पुरानी चीज़ों में विश्वास करता हो, जिसमें नवाचार की बात नहीं हो, जो नई बातों को ध्यान में नहीं लाता हो। इसको कह सकते हैं लकीर का फ़कीर। तो भी एक लकीर का फ़कीर शासक था मेटरनिख, और उसने इस वियना कॉन्फ्रेंस का या वियना कांग्रेस का वो मेज़बान था। उसने क्या किया कि जो फ्रांस था, फ्रांस पर जैसे नेपोलियन के पतन के बाद जब समझौता हुआ इस वियना कांग्रेस के द्वारा, तो उसने पुनः पहले वाले वंश का, मतलब फ्रांस की क्रांति जब 1789 ईस्वी में हुई तो उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। मैं लिख देता हूँ, उस समय राजा था लुई 16वां। अब लुई 16 उस समय था। लुई 16 के पतन के बाद वहाँ पे फिर नेपोलियन का शासन आता है। नेपोलियन के शासन के बाद जब नेपोलियन का पतन होता है तो ये 1815 का वियना कांग्रेस में मेटरनिख ने पुनः उसी बुर्बो वंश का स्थापना किया जिस बुर्बो वंश का शासक लुई 16वां था। और उस समय लुई 18वां को गद्दी दे दी जाती है फ्रांस की।
लुई 18वां जो था उसी को फ्रांस की गद्दी मिल जाती है। तो इस तरह से आपका राइट ऑप्शन होगा जो 2 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो हैब्सबर्ग नहीं होगा, आर्लिया वंश भी नहीं होगा, बुर्बो वंश होगा, जारशाही नहीं होगा। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ग सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेजनी का संबंध दोस्तों देखते हैं, लाल सेना का तो संबंध ट्रॉट्स्की से है, तो लाल सेना का संबंध मेजनी से नहीं हो सकता है। हाँ, ये दूसरा ऑप्शन कार्बोनरी है, फिलिप हेटारिया है, डाइट है। फिलिप हेटारिया भी सही नहीं है, डाइट भी सही नहीं है, कार्बोनरी राइट ऑप्शन होगा। अब कार्बोनरी के बारे में बताता हूँ आपको। कार्बोनरी एक तरह का संगठन था जो छापामार युद्ध के लिए जाना जाता था, और ये ऐसे कह लें तो ये एक संगठन ऐसा था जो गोपनीय था। इसका कौन संचालक था ये पता नहीं चलता था, लेकिन कार्बोनरी का संबंध मेजनी से है, क्योंकि मेजनी भी एक प्रमुख राष्ट्रवादी था जो इटली के एकीकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। जोसेफ मेजनी इसका नाम था, और इसने छापामार शैली के संगठन का स्थापना किया था। इसलिए कार्बोनरी का संबंध हम मेजनी से कर सकते हैं, या उस संगठन का संबंध मेजनी से था। लाल सेना तो बिल्कुल नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि लाल सेना का स्थापना ट्रॉट्स्की के द्वारा हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। एकीकरण दोस्तों, एकीकरण अगर होता है तो निश्चित रूप से पड़ोसी देश परेशान होगा। जैसे मान लीजिए आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे अफ़गानिस्तान, ये सभी देश मिल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कष्ट किसको होगा। सबसे ज़्यादा कष्ट चाइना का होगा, मतलब जो पड़ोसी देश है, जो कंपेटिटर है, उनको होगा। तो उस समय इटली और जर्मनी का सबसे बड़ा कंपेटिटर जो था, विरोधी था, ऑस्ट्रिया। तो इनके एकीकरण में निश्चित रूप से इंग्लैंड को भी कोई मतलब दुख नहीं हो सकता, परेशानी नहीं हो सकती है। रूस को भी, अब प्रशा को भी नहीं हो सकता। प्रशा जो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, इंग्लिश में ऐसे पुरुषिया लोग पढ़ते हैं, लेकिन बट इट इज़ प्रशा, और प्रशा आज का जर्मनी है, जो पहले इसको प्रशा के रूप में जाना जाता था। प्रशा का मतलब केवल आज का जर्मनी ही नहीं, कुछ भाग उसमें रूस का भी था, अन्य भागों को भी कब्जा करके एक प्रशा बना हुआ था। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया इनके खिलाफ था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी चाहे इटली, ये दोनों में से कोई यूनाइट हो, चाहे इनका एकीकरण हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर से आज 10-12 क्वेश्चंस का संकलन मैं लेकर के आया हूँ। पहले ही चैप्टर का है, केवल आप एक बार देख लेंगे और लेक्चर को भली भांति सुन लेते हैं अच्छे से, तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ ना कि थीम अगर आप केवल देख लेते हैं प्रत्येक चैप्टर का, तो ये एग्ज़ाम आसान होगा। और आने वाली जो परीक्षा है शिक्षकों की, बिहार शिक्षक परीक्षा, बीपीएससी शिक्षक परीक्षा, उसमें एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी, ये तय है। लेकिन एक रिक्वेस्ट फिर मैं करता हूँ आपसे कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर सबसे पहले पहुँचेगा यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक सहयोग मेरे लिए भी, इसको शेयर भी करें ताकि ये चैनल फ्लोरिश हो सके। फ्लोरिश होगा तो निश्चित रूप से मैं और आप यही दोनों लाभान्वित होंगे। आप भी वीडियो बनाएं और मुझे शेयर करें ताकि मैं भी ऐसे चैप्टर्स का अवलोकन कर सकूं और मैं अपनी भी नॉलेज को बढ़ा सकूं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो विक्टर एमेनुअल दोस्तों निश्चित रूप से एक राष्ट्रपति के रूप में वहाँ था। उसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, काउंट काबूर। काउंट काबूर एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, डिप्लोमेट था, और इसने क्या किया था, इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या में कन्वर्ट करा दिया था। इतना बड़ा ये डिप्लोमेट था। तो काउंट काबूर के बारे में, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी के बारे में पूछता है।
एक सिपाही था, जमींदार था, नाविक था, किसान था। दोस्तों तो न सिपाही था, न जमींदार था, न किसान था। राइट ऑप्शन होगा घ, गैरिबाल्डी एक नाविक था। तो 6 का आंसर घ हो गया, नाविक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? अब जर्मन राइन राज्य, लुई 18वां बिल्कुल नहीं, नेपोलियन थर्ड बिल्कुल नहीं, बिस्मार्क भी बिल्कुल नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो अपने तलवार के दम पर पूरे फ्रांस और उसके आसपास के एरिया को अपने साथ ले लिया था, उसी नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य की स्थापना करी थी। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का मेजनी बिल्कुल नहीं, हिटलर बिल्कुल नहीं। हाँ, बिस्मार्क इसका राइट ऑप्शन है। बिस्मार्क मतलब ऑप्शन नंबर ग राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ग। बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। अब आगे फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1864, 1870, 1866, 1871। दोस्तों ये 1871 की संधि है, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के बारे में आपको बताऊं कि ये 10 मई 1871, मैं इसके साथ लिख देता हूं, 10 मई 1871। और किसके बीच में हुई ये संधि? तो दोस्तों ये संधि जो है फ्रांस और प्रशा के बीच में हुई थी। प्रशा जो कि आज का जर्मनी है, इन दोनों देशों के बीच ये संधि हुई थी, जिसको फ्रैंकफर्ट की संधि के रूप में जाना जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरोपवासियों ने किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया? मतलब यूरोपवासियों को किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान को प्रेरणा स्रोत के रूप में लगा, चाहे प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया यूरोपवासियों ने? तो जर्मनी का, तो जर्मन तो यूरोप में ही है, तुर्की भी यूरोप में ही है, इंग्लैंड भी यूरोप में, ऐसे भी इसका ऑप्शन निश्चित रूप से आपका यूनान हो जाएगा। और यूनान के साहित्य और ज्ञान विज्ञान को ही उन्होंने प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया था। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 पर जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे आपको, चाहे 9th 10th का हो, 11th 12th का हो, 7 8 का हो, सबका चैप्टर वाइज एक चैप्टर मैं लेकर के आ रहा हूँ। वीडियो क्लिप भी बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 मिनट 15 मिनट का होगा, ताकि आप आसानी से चुटकी में उसे देखें और समझें और आप अपने ऑब्जेक्टिव को इन्हांस करें, ताकि आने वाला एग्ज़ाम जो निश्चित रूप से जिसका ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा सोशल साइंस का, उतना ही ज़्यादा उसका स्कोर होगा। इस एग्ज़ाम के बारे में एक बार मैं बता दूं कि आपको कि ये पहला पार्ट जो एग्ज़ाम का होगा वो भाषा का होगा, जिसमें 25 नंबर का इंग्लिश और 75 नंबर का हिंदी होगा। यह एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग होगा, जो पार्ट 1 या पेपर फर्स्ट का होगा। इसमें केवल 30% मार्क्स ला लेने के बाद आप दूसरे पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। आपका मेरिट पहले एग्ज़ाम से, मतलब फर्स्ट पार्ट से नहीं होने वाला है, इससे मेरिट तय नहीं होगा, इसमें केवल क्वालिफाई करना है। दूसरा एग्ज़ाम जो होगा सेकंड पार्ट, आपको 9th 10th के लिए, मतलब सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए जो सब्जेक्ट बेस्ड होगा, सब्जेक्ट बेस्ड में भी पहले जो था 100 नंबर का सब्जेक्ट से क्वेश्चन था और 50 नंबर जीके जीएस था। अब जो हो गया है, अब 80 नंबर सब्जेक्ट से हो गया है और 50 नंबर जीके जीएस से हो गया। तो अगर जीके जीएस के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो जीके जीएस के लिए भी ये सोशल साइंस महत्वपूर्ण है, और सब्जेक्ट के लिए भी जाते हैं तो सब्जेक्ट सोशल साइंस के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अतः हर मामले में अगर आप पीआरटी के लिए जाते हैं, प्राइमरी के लिए, तो उसमें 120 नंबर का जीके जीएस होगा, जो इन्हीं तरह के प्रश्नों का संकलन होगा। इसलिए दोस्तों आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का कम से कम अच्छे से अध्ययन करके ही जाएंगे, तब जाकर के सफलता हाथ लगेगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि एक सीट आपकी होगी। लेकिन फिर एक बार मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। ये क्वेश्चन कहता है
कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो दोस्तों ये संधि पहले हुई किन के साथ, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो एड्रियानोपुल की जो संधि थी यह रसिया और तुर्की के बीच में हुई। तो रूस और तुर्की ये दो देश थे, इनके बीच हुई। तुर्की के बारे में जानते हैं, आपको इस तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता था, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल पाशा के शासन में आने के बाद तुर्की की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और ये तुर्की यूरोप का मरीज नहीं, यूरोप का आज एक कह सकते हैं कि विकसित देश में आता है। तो ये एड्रियानोपुल की संधि जो है हुई थी रूस और तुर्की के ही बीच में हुई थी। और ये कब हुई थी तो इसको भी मैं आपको बता दूं, 14 सितंबर 1829 को दोस्तों, 1829 को ये हुई थी। फिर से मैं लिखता हूँ 14 सितंबर 1829 किसके बीच में हुई थी तो रसिया एंड टर्क के बीच में, तुर्की के बीच में हुई थी। तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो यही तुर्की के साथ हुई थी जो रसिया के साथ था। तो इस तरह से आज का क्लिप जो 12 प्रश्नों का था समाप्त होता है दोस्तों। फिर से मैं आपको अपने चैनल पे सादर अभिनंदन करता हूँ, साथ ही सुविधा और अगले वीडियो के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।